हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जो ये इनकी शिक्षा नीति है, जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में बताऊंगी। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन कौन थे। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो थे ये हमारे भारत के वायसराय थे। 1898 में एज ए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो थे वो हमारे देश में अपॉइंट हुए थे एक वायसराय के रूप में। और जो ये लॉर्ड कर्जन थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब समृद्ध थे। इनकी जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। और कहते हैं कि भारत में इनसे पहले इतना अच्छा वायसराय जो है, मानसिक तौर पे अगर देखा जाए, मानसिक क्षमता के तौर पे, तो इतना अच्छा वायसराय अभी तक इसके पहले भारत में नहीं आया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सी शिक्षा नीति बनाई, इसको समझ लेते हैं। देखिए, 1898 में जब ये वायसराय बने तो हमारे देश की जो एजुकेशन कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये कह सकते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था। जब ये वायसराय बने तो इन्होंने क्या किया कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया। इनके इन प्रयासों को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1901 में एक शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, इससे पहले डीपली समझते हैं। देखिए, शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने बुलाई थी, इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो भी स्टेट्स थे, उनके जो भी शिक्षा संचालक थे, उनको बुलाया। और काफ़ी सारे जो भी मिशनरियाँ और शिक्षा प्रतिनिधि थी, उन सभी को इनवाइट किया। मगर इन्होंने क्या किया था कि इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को ही मतलब बुलाया। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडियंस को इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं दी थी, जिस कारण जो इंडियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे इनसे कि मतलब इन्होंने इंडियंस को इसमें क्यों नहीं शामिल किया। साथ ही साथ उनके मन में ये भी चल रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस कारण से हमें इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसे हम हिंदी में शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते हैं, ये टोटल 15 दिन चली थी। और 15 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में टोटल 150 प्रपोजल्स जो थे वो डिसाइड किए गए थे। ये कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी यहाँ पे डिस्कस की गई थी इस कॉन्फ्रेंस में। और लास्ट तक, एंड तक इसकी सारी कार्रवाई को गुप्त रखा गया था। कोई भी चीज़ें जो है वो लीक नहीं होने पाई थी। इस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे ही 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वो लाया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। और इसको अपॉइंटमेंट के काफ़ी कुछ कारण थे और इस कमीशन ने काफ़ी सजेशंस भी दिए हैं, जिसे भी हम आगे के उसमें समझेंगे। अभी हम इसके बाद आपको बता देते हैं कि इस कमीशन के आने के बाद इस कमीशन ने जो भी सजेशंस दिए, उस कमीशन के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आपका था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो था वो पारित किया गया या फिर वो आया। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको सन दिखा दिए हैं, बहुत आराम से आप इसको लर्न कर सकते हो। लॉर्ड कर्जन 1898 में हमारे वायसराय बने। उसके बाद 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं, भाई कॉन्फ्रेंस की बात तो हमने समझ ली कि कॉन्फ्रेंस 15 दिन चली थी, इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था और साथ ही साथ इसमें 150 प्रपोजल्स जो थे वो रखे गए थे इसमें। और सभी स्टेट्स के, जो भी कह सकते हैं ज़्यादातर स्टेट्स के शिक्षा संचालकों को, प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया था। अब समझ लेते हैं कि भाई इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी, इसको अपॉइंट क्यों किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे इसके 4 रीज़न थे इसके अपॉइंटमेंट के। अच्छा गाइज, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो जो है, ये मैंने व्यूअर्स की रिकमेंडेशन पे बनाया है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आया था जिनका कहना था कि मैं लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक अपना वीडियो बनाऊं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अगर इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके आज आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मुझे आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है और नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरे बाकी के वीडियोस भी आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। गाइज़, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न थे जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, मतलब हाँ, इसको अपॉइंट किया गया था। देखिए, इसके 4 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे लंदन यूनिवर्सिटी मैंने लिखा हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे चीज़ें पॉइंट वाइज बताई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है अभी हमारे पास कि हम बहुत लंबी पीपीटी बनाएं, डिटेलिंग में बनाएं।
सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कीवर्ड्स के थ्रू आपको समझा रही हूँ। बाकी आपके पास बुक्स होंगी, कंटेंट होगा, जिससे आप और डीपली एक एक चीज़ को समझ सकते हो, लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लंदन यूनिवर्सिटी का पॉइंट समझ लेते हैं। इनका कहना ये था कि जो भारतीय जो भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई थी, मतलब भारत में जितने भी विश्वविद्यालय बने हुए थे, ये सारे के सारे लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बने हुए थे। और कहा जाता है कि लंदन यूनिवर्सिटी में, चूँकि उस टाइम पे एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनमें चेंजमेंट हो गए थे लंदन यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे, लेकिन हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी में चेंजेस नहीं हुए थे। तो इंडियन यूनिवर्सिटी को भी लंदन यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज करना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए भी इस कमीशन को अपॉइंट किया गया। दूसरा इसके अपॉइंटमेंट का कारण ये था कि हमारे देश में जो कॉलेजेस थे, नंबर ऑफ कॉलेजेस वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। मतलब कि जो हम यहाँ पे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, जिस कारण ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का भी जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। तीसरा कारण ये था कि मेंबर ऑफ सीनेट के जो मेंबर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे, और मतलब ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि किस तरीके से काम को किया जाए। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ सीनेट भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे, जिस कारण से इनको किस तरीके से मतलब यूनिवर्सिटी पे ये प्रतिनिधित्व करें शिक्षकों को, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। चौथा कारण था यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल। यूनिवर्सिटीज़ का जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा डाउन था उस टाइम पे। कहा जाता है कि कॉलेजेस की संख्या बढ़ने के कारण और काम बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो लेवल था वो वहाँ पे ये था कि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लेने और रिजल्ट देने का काम करती थी। वहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो काम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहा था। तो ये कुछ 4 कारण थे जिसके कारण इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लागू किया गया था। पहला, लंदन यूनिवर्सिटीज़ के तर्ज पे हमारे इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो बनी हुई थी। नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण जो है कि ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो कॉलेजेस थे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर भार काफ़ी बढ़ गया था। मेंबर ऑफ सीनेट बढ़ गए थे, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के एजुकेशन लेवल भी बहुत ही डाउन था। इसके बाद आते हैं हम कि इसके जो नियुक्ति के कारण थे, नियुक्ति के बाद बात आती है सजेशंस की, कि आखिर भाई इस कमीशन ने सजेशंस क्या दिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को, जो हमने अपॉइंट किया इन रीजंस के कारण। तो इसने जो सजेशंस अपने दिए, सबसे पहला इसका सजेशन ये था न्यू यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पे उसने ये कहा कि नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं ओपन की जानी चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ पहले से चल रही हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को ही चलने देना चाहिए, और उनकी जो कंडीशन है उसको और बेटर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा इसने पॉइंट रखा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर, उसने कहा ग्रेजुएशन का जो काम है वो कॉलेज पे रखा जाए, ग्रेजुएशन में जो भी आपका एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है वो कॉलेजेस को दिया जाए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है इसको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डाल दिया जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपका सीनेट का। सीनेट में उसने ये कहा कि सीनेट के सदस्यों की संख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसके लिए इसका कहना था कि सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया जाए और उनका जो कार्यकाल है उसको भी सीमित किया जाए। चौथा पॉइंट ये था सिंडिकेट्स को लेके पॉइंट उसने रखा। सिंडिकेट्स को लेके उसका पॉइंट ये था कि सिंडिकेटों की जो संख्या है, जो मेंबर्स की संख्या है सिंडिकेटों की, वो 9 से 15 तक होनी चाहिए, ये ऐसा उनका कहना था। ऑथराइज्ड कॉलेज, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा है। देखिए इसके अंदर मैं आपको क्या बताना, इसके अंदर मेरा ये कहना था कि कॉलेजेस की जो मान्यता प्राप्त होती है यूनिवर्सिटी से, जैसे आपने देखा कि कानपुर में कानपुर यूनिवर्सिटी है, CSGM यूनिवर्सिटी है। CSGM यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि जो कॉलेजेस को जो मान्यता मिलती है, मान्यता जो कॉलेजेस को दी जाती है, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन रूल्स को काफ़ी ज़्यादा कड़े कर देना चाहिए, जिससे कि हर एक कॉलेज बड़े आसानी से मान्यता ना प्राप्त कर ले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई थी, देखिए यहाँ पे जो 4th पॉइंट इसका रखा गया था वो मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत बढ़ गए थे, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही थी सिचुएशन को हैंडल करने में। तो इन्होंने कहा कि ज़्यादातर कॉलेजेस को इतनी जल्दी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, नियम को कड़ा करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कॉलेजेस अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर ही इन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। 6th रूल आया 12th एंड ग्रेजुएशन के लिए। इनका कहना ये था कि 12th की जो कक्षाएं हैं उसको तोड़ देना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है उसका जो कैरिकुलम है उसको 3 साल का कर देना चाहिए। सो ये इसके सजेशंस थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के। जब इस कमीशन ने अपने कुछ सजेशंस दिए, तो इस सजेशंस के आधार पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना,
जिसे लॉर्ड कर्जन ने जारी अपने इस एक्ट में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन ने जो बातें बताई थी उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यही लॉर्ड कर्जन की मेन शिक्षा नीति है, जिसको ज़्यादातर आप से पूछा जाता है। अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप इतना भी लिख सकते हो। बाकी जो उसकी शिक्षा नीति में सारी बातें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए, जो इसने एक्ट जारी किया था, एक्ट का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि जो सीनेट के मेंबर्स हैं, जिसके लिए बोला गया था कि सीनेट के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो इसमें ये रखा गया कि सीनेट के मेंबर्स की संख्या को मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 रखा जाएगा। इससे ज़्यादा सीनेट के मेंबर्स नहीं हो सकते, और इनका जो वर्किंग पीरियड होगा वो 5 साल का होगा। सिंडिकेट्स के लिए बोला गया कि ऐड यूनिवर्सिटी टीचर्स, मतलब जो सिंडिकेट के जो सदस्य हैं इसमें यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी ऐड किया जाएगा। ये बात सिंडिकेट के लिए कही गई थी। मेंबर्स ऑफ सीनेट के लिए ये बोला गया था कि सीनेट में जो मेंबर्स हैं वो तो 50 रखे जाएंगे, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य जिसे बोला जाता है, तो वो जो सदस्य होंगे वो जो आपकी कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, ये जो सिटीज़ हैं इनके लिए 20 होंगे। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में 15 मेंबर्स सीनेट के निर्वाचित रखे जाएंगे। चौथा पॉइंट रखा गया कि कॉलेज ऑथराइजेशन रूल। यहाँ पे ये बात कही गई कि कॉलेज के ऑथराइजेशन के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए कॉलेजेस के जो रूल है वो कड़े कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ इनके इंस्पेक्शन के लिए सिंडिकेट को ये भी बोला गया कि आप इन कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करते रहोगे और देखते रहोगे कि कॉलेजेस सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इनके रूल्स को कड़ा कर दिया जाएगा, जिससे हर एक कॉलेज बहुत जल्दी ऑथराइज ना हो जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है इंक्रीज एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एरिया को इंक्रीज करने की भी बात कही गई। इनका ये कहा गया कि इनके बारे में ये कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज़ अभी तक सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लेने और रिजल्ट देने का काम करती थी, वो अब सिर्फ एग्ज़ाम देने और रिजल्ट देने का कार्य नहीं करेंगी, बल्कि वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे और रिसर्च वर्क जो है वो भी यूनिवर्सिटीज़ में किए जाएंगे। गवर्नमेंट राइट्स रिगार्डिंग सीनेट। देखिए, गवर्नमेंट राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट को राइट मिल गया था कि वो सीनेट के सदस्यों के सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में या सीनेट के जो भी नियम हैं उनको कभी भी चेंज कर सकती, उसमें कोई भी बदलाव कर सकती। इस तरह के राइट जो थे वो गवर्नमेंट को मिल गए थे। गवर्नर जनरल राइट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी। देखिए, गवर्नर जनरल को भी इस शिक्षा नीति में एक राइट दिया गया था। गवर्नर जनरल को यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग राइट मिला था कि जो गवर्नर जनरल है वो यूनिवर्सिटी की जो भी क्षेत्रीय सीमा है या एरिया है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरीके के राइट्स जो थे वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में गवर्नर जनरल को भी मिले थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर क्या चीज़ें थी और इसमें क्या क्या बातें हुई। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय बाय।